खैर शशि सर, मैं अभी प्रकाश सर के पास आ जाऊंगा। हाँ, वो शायद कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू है उनके पास, मुझे लग रहा है। जिस तरीके का ये माहौल है, 4 बजे की मीटिंग का होना कितना सामान्य है महाराष्ट्र के अंदर की सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री एक होटल में है, वहां पर मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हो, क्या इसे सामान्य माना जा सकता है? ये सामान्य समय है मीटिंग का? नहीं, ये सामान्य तो नहीं है, लेकिन सारी असामान्य बातें आजकल सामान्य हो गई है ना। महाराष्ट्र की राजनीति में जो चीजें कभी दिखाई नहीं देती थी, दिखती नहीं थी, वो सारी चीजें दिखने लगी है, होने लगी है। अब ये सरकार भी, पहली वाली सरकार भी ऐसी ही बनी थी ना, कि रात में क्या बोलते उसको, पहराव बदल कर, है ना, एकदम जासूस की तरह रात में ये लोग मिलते थे और मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, बनी बनाई सरकार गिराकर नई अपनी सरकार बना ली। तो ये सब रात का ही मामला है। तो रात्रि से खेल चाले, ऐसा एक मराठी में कहावत है, रात में खेल चलता है। तो रात का खेल ये सब है। और महाराष्ट्र में हमने अर्ली मॉर्निंग के भी शपथ देखी है। तो वैसे ही उस प्रकार की बैठकें अमित शाह के माध्यम से हो रही है। अब ये सारी चर्चाएं धीरे धीरे बाहर आती रहेगी, लोग बातें करते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि कहाँ खींचतान है और कहाँ खींचतान नहीं है। तो एक मामले में इनमें बिल्कुल खींचतान नहीं है, वो बहुत स्पष्ट है। वो यही है कि हम सबको मिलकर इस सत्ता को बनाए रखना है, और सत्ता का जो फायदा होता है, मतलब आर्थिक वाला जो गणित है, उस आर्थिक मामले में ये एकदम आम सहमति की तरह वो ऑपरेट हो रहे हैं। उसमें कहीं भी उनमें मनमुटाव या झगड़ा या मतभेद ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बजट के बहाने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें भी वो झलक रहा था प्रोजेक्ट्स और वो सारी बातें, इसमें सब लोग साथ में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ उनको दिख रही है आपस में, वो कुर्सी को लेकर। अब तीन ही कुर्सी है, तीनों कुर्सी में कौन किस तरफ बैठेगा। तो सेंटर में पहले एक नाथ शिंदे बैठा करते थे, तो अभी देवेंद्र फडणवीस बैठ रहे हैं। अगल बगल वाली कुर्सी वही है। तो इसलिए इधर वाली कुर्सी बदल जाने के कारण एक नाथ शिंदे ने जो तंज कसा था कि भैया अजित पवार को, कि भाई आपकी कुर्सी फिक्स है, और अजित पवार बोल दिए कि भाई आप अपनी कुर्सी संभाल नहीं पाए, है ना, तो हम क्या करेंगे उसमें। तो ये कुर्सी पर बैठने को लेकर ही उनके जो भी थोड़े बहुत मतभेद या झगड़े हैं, वो उतने ही है, उससे ज्यादा नहीं है। रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह क्या शब्द देते हैं, क्या वायदा करते हैं, उस वायदे को कुछ मतलब नहीं बनता। अमित शाह के हर मामले में जितने भी वायदे अब तक दिए, केंद्र की राजनीति में होने दीजिए, उनको जब वो जुमले बोल दिए, और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में बोल दीजिए। अब आपस में उनकी क्या बात होती है, हम में से किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि रात में बातें करते हैं। मातोश्री पे जाकर उन्होंने उद्धव ठाकरे को बोल दिया था, भाई आपको मुख्यमंत्री हम बना देंगे, ऐसा मुख्य उद्धव ठाकरे बोल रहे, है ना। तो वो वायदे से वो मुकर गए। अब यहाँ पर एक नाथ शिंदे को वादा किया था कि भाई आपको सीएम बनाएंगे, दोबारा नहीं बनाए। तो आगे चलकर क्या होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि भाजपा के भीतर जो सत्ता संघर्ष है, उस सत्ता संघर्ष के परिवेश में, उस कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को भी देखते रहना पड़ेगा। तो अमित शाह अगर ऐसे बोल रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस ने क्या किया, भाई मैं था, लेकिन था तो किया क्या, वो बात सही है या गलत है, वो रेफ्यूट कहीं भी नहीं कर रहे। इतना ही बता रहे कि हमारा महायुति में कोई दरार नहीं है, हम लोग सब ठीक ठाक चल रहे हैं, है ना। उससे ज्यादा वो बात नहीं कर पा रहे। तो एक नाथ शिंदे का न्यूसेंस वैल्यू है, वो दिल्ली के लिए जरूरी है। तो दिल्ली एक नाथ शिंदे के माध्यम से, मतलब अमित शाह एक नाथ शिंदे जी के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार पर, खासकर देवेंद्र फडणवीस पर जितना अंकुश रख सकते, जितना नियंत्रण रख सकते, वो रखने की कोशिश करते रहेंगे। इसमें कोई मुझे दो राय नहीं देखती। लेकिन इन सारे झमेलों में ये सरकार खतरे में आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है जी। शशि सर, ये जो शिंदे साहब की एक्टिविटी है, ठीक है कि वो जब से पहले तो मुख्यमंत्री, जब फडणवीस की बात हो रही थी तो वो उपस्थित नहीं हो रहे थे, गायब हो गए, दो दो बार ये खबर आई कि गायब हो गए, ये सारी चीजें, विरोध तो चल ही रहा था। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि वो विरोध और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपस में खींचतान और ज्यादा बढ़ती जा रही है? ये खींचतान तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाहर से अगर कोई खतरा नहीं रहेगा, तो अंदर जितना एक दूसरे को खींचेंगे, उतना उनका अपना अपना फायदा वो रहेगा। तो एक नाथ शिंदे का जो महत्वाकांक्षा है और उनको जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद को लेकर और अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर वो अपना काम करते रहेंगे।
और वो काम करने का मतलब इतना ही बनता है कि इस सरकार के भीतर वो जितना खींच सकते उतना खींचते रहेंगे, तो जब नहीं मिलेगा तो वो नाराज होते रहेंगे, है ना। ये चलते रहता है। ये एकनाथ शिंदे का दिखता है हमको, अजित पवार का नहीं दिखता है। अजित पवार साइलेंटली वो काम करते हैं, एकनाथ शिंदे का विजिबली हमको दिखाई दे रहा है। तो ये खींचतान तो चलती रहेगी, खींचतान में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नागेश जी बता रहे हैं ना कि मूल मूल बात यहाँ पर है कि आइडियोलॉजिकली एक बात स्थापित हो जाना, ये बड़ी बात बन चुकी है महाराष्ट्र के भीतर। और 2014 के बाद देश के भीतर एक मूलभूत ऐसा परिवर्तन आ गया है, वो ये है कि भ्रष्टाचार को एक नैतिक अधिष्ठान मिल गया। और वो भ्रष्टाचार को नैतिक अधिष्ठान किस बात का है, वो हिंदुत्व का है ना। हिंदुत्व की राजनीति आप बोल दो तो उसके नीचे आप उसके अंदर आप चाहे जितना भ्रष्टाचार कर लो, वो सारा चीज सारी बातें जायज बन जाती है। तो जब तक एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, हिंदुत्व के दायरे में रहकर सारे तमाम तरह के भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वही बात फडणवीस की भी है। फडणवीस का दामन कहाँ अभी साफ है। फडणवीस के अपने कपड़ों पे कोई छींटे नहीं होंगे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो तो दूध के धुले है नहीं, है ना। उन सबके लिए तो वो काम ही कर रहे। वो अगर देवेंद्र फडणवीस की हम लोग बात करें तो देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। वो अपने कपड़े पर, अपने दामन पे कुछ छींटे आने नहीं देते, लेकिन सारा कीचड़ जो है आसपास के लोगों पर गिरा देते हैं। वही काम वो कर रहे हैं, इसलिए वो बने भी रहते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस सीएम भी बने रहते या मोदी पीएम भी बने रहते, क्योंकि एक नैतिक अधिष्ठान उनको एक हिंदुत्व के नाम से मिल गया। अब हिंदुत्व की राजनीति स्थापित हो गई है ऐसा अगर उनको लगता है संख्या के स्तर पर, और यंत्रणा कब्जे में होने के नाते सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अलायंस के भीतर अपना अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी न्यूसेंस वैल्यू वो बार बार दिखाते रहेंगे। अगर वो नहीं दिखाएंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे को अपने लोगों को संभालना है, तो वो लोग उनके तब तक रहेंगे जब तक एकनाथ शिंदे उनको डिलीवर कर पाएंगे। तो डिलीवर अगर उनको करना है तो सरकार के भीतर जितनी ज्यादा मलाई वो खींच सकते हैं वो खींचते रहेंगे, उससे तो वो बच नहीं सकते। और उनको जितना रोकने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं वो करते रहेंगे। ये खींचतान चलेगी। तो दो स्तर पर खींचतान आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी। एक वो अलायंस के भीतर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और दूसरा बड़ा फैक्टर है वो बीजेपी के अंदर 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 है। अब बीजेपी के भीतर का ये खींचतान किस लेवल पे जाएगा वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि फडणवीस जैसे व्यक्ति को उन्होंने दोबारा सीएम बना देना, और जबकि दिल्ली के लोगों को उतनी इच्छा थी नहीं थी पता नहीं, लेकिन संघ का तो उनके साथ पूरा बैकिंग है। ऐसी स्थिति में अगर महाराष्ट्र की परिस्थिति बन चुकी है, तो इन हालात में सरकार को अगर खतरा नहीं है तो अंदर ये खींचतान पैसों को लेकर, कमीशन को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर वो चलती रहेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी बजट सेशन की बात हो रही है, लेकिन बजट में जनता के हित में क्या काम करना है, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या योजना है, इसकी कोई भी बात वो नहीं कर रहे। जाते जाते एक बात और भी है राम प्रकाश जी, ऐसी बातें मीडिया में और पब्लिक डोमेन में जानबूझकर भी फेंकी जाती है ताकि जो गंभीर मुद्दे हैं, जो महाराष्ट्र के अस्तित्व के, महाराष्ट्र के लोगों के, जनता के जो मूलभूत सवाल है, उन सवालों पर चर्चा नहीं हो। कल अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किस बात पर होनी चाहिए थी कि भाई बजट आने वाला है, महाराष्ट्र की आर्थिक परिस्थिति क्या है। अभी बजट के पहले हमारे सामने रिपोर्ट आया है कि बजटरी प्रोविजंस ये खर्च नहीं कर पाए, है ना। 40-42% के आसपास के आंकड़े सामने आ रहे, और पूरा जो आप निधि जो है, फंड जो है वो डाइवर्ट करते रहे लाडली बहन की तरफ। ये आपके आर्थिक निरीक्षण आ चुके हैं बजट के पहले के। बात इस पर होनी चाहिए थी कि भाई पिछले साल जितना भी बजटरी प्रोविजन किया था उन खातों में, उन हेड पर उतना खर्चा क्यों नहीं किया गया, क्यों फंड डाइवर्ट किया गया, फंड डाइवर्ट करने का कितना असर हुआ। ये सारी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। बात क्या आ रही है, कौन किस कुर्सी पर बैठा है, भाई लोगों को इससे क्या लेना देना है। तो सरकार जो है, सत्ता, सरकार से कहूंगा मैं ज्यादा कि सत्ता जो है, वर्तमान सत्ता जो है, लोगों के मूलभूत सवालों से पूरी तरह से कट चुकी है। इसलिए लोगों के बीच में भी एक तरह की निराशा आ चुकी है, इनसे कोई बनने वाला नहीं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये लोग भी समझ रहे। हताशा है, विकल्प
उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ी सी शांति हमको नजर आ रही है। जो प्रकाश पौरे जी बता रहे थे बिल्कुल सही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर जिस दिन विकल्प ठीक से खड़ा हो जाए तो लोग श्रीलंका की तरह या बांग्लादेश की तरह भी रिएक्ट होना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी की जो सरकार है, अभी की जो सत्ता है, वो सत्ता सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्सेदारी को लेकर खींचतान करते रहेंगे। कैरेक्टर्स बदलेंगे, आज एक नाथ शिंदे कल कोई और भी हो सकता है।